And welcome back to Ikai Anant. I'm Sneha and I hope you all are doing fine with your loved ones. हाँ, ये आप बादलों की आवाज़ सुन रहे हैं। मैंने बहुत देर वेट किया कि बारिश रुक जाए फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ सो दैट अच्छे से रिकॉर्डिंग हो जाए, बट आई कैन नॉट हेल्प इट। यहाँ पर 2-3 दिन लगातार बारिश है, बट ये वीडियोस डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। किस लिए? सितंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं हमारे, तो ये रियल एनालिसिस का रिवीजन सीरीज़ है। लास्ट वीडियो या फर्स्ट वीडियो कह ले तो वो था हमारा पॉइंट सेट टोपोलॉजी का रिवीजन। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो टू। आज हम करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो तो प्लीज़ बेयर विद मी, ऐसे नहीं है कि आधे में छोड़ के भाग जाना, क्योंकि हम इसमें सीक्वेंस भी पढ़ेंगे, इनफाइनाइट सीरीज़ भी पढ़ेंगे और पावर सीरीज़ भी ले लेंगे थोड़ा सा, जितना हमारे रियल एनालिसिस में ज़रूरत है उतना, है ना। तो चलते हैं, विदाउट एनी फर्दर अड्यू स्टार्ट करते हैं। पहले आ जाते हैं डेफिनेशंस पर। मैं इन डेप्थ कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ, बहुत ऊपर से हम लोग समझेंगे चीज़ों को, डेफिनेशंस क्या हैं और रिज़ल्ट क्या है, और फिर फटाफट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लास्ट तक देखना वीडियो को, लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे कुछ, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे रिजल्ट यूज़ करने हैं। दोनों जो डेफिनेशन है मैंने वो सामने ही लिखी है। सीक्वेंस क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं फ्रॉम n to r, फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अगर मैं नोटेशन कहूँ तो ये कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं हम सीक्वेंसेस an। फंक्शंस होते हैं ये फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल में अपने आप में ऑर्डरिंग होती है ना, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, इसीलिए इधर भी ऑर्डरिंग आ जाती है, a1 a2 a3 a4। इस तरह से हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म सीक्वेंस का बताते हैं, ठीक। सीरीज़ क्या होती है? एक सीक्वेंस के अगर मैं टर्म्स को ऐड करके लिखूँ ना तो वो सीरीज़ बन जाती है। सीरीज़ हम बेसिकली इस तरह से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, ये टर्म्स को ऐड करके लिखा होता है, ठीक है, इस तरह से लिखा होता है। इसमें नेक्स्ट लिखा है सम एसोसिएटेड टर्म्स। क्योंकि ये फंक्शन है तो इसमें एक रेंज आ जाएगा। रेंज क्या होगा? वो वाला सबसेट ऑफ आर जो जिसमें इमेज हम कह सकते हैं रखी हुई है किसकी, एन की, अंडर द फंक्शन ए एन, राइट। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होते हैं? सीक्वेंस 2 तरह से बाउंडेड हो सकते हैं। एक तो बाउंडेड सीक्वेंस उनको कहते हैं जो बाउंडेड बिलो भी हो, बाउंडेड अबव भी हो। बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव की डेफिनेशन बहुत ही ईजी है। सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर टर्म से छोटी होंगी तो हम कहेंगे सीक्वेंस बाउंडेड अबव है। अगर सीक्वेंस की टर्म किसी पर्टिकुलर रियल नंबर से बड़ी होंगी सारी की सारी, तो हम कहेंगे वो बाउंडेड बिलो है। जब ऐसा होता है कि दोनों तरफ साइड मुझे बार मिल जाता है जिनके बीच में पूरी सीक्वेंस आ रही है, तो उसे हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंस किसे कहेंगे? व्हेन द सीक्वेंस इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन यू से दैट दी nth टर्म या n-1th टर्म जो है वो अपने nth टर्म से छोटी है फॉर ऑल n, तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर उल्टा हो जाता है तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। लिमिट पॉइंट क्या होते हैं सीक्वेंस के? जो लिमिट पॉइंट हमने पॉइंट सेट टोपोलॉजी में पढ़े थे, बिल्कुल ये वही बात है। लिमिट पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जिसके नेबरहुड में सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आ जाएँ। सब सीक्वेंसेस क्या होते हैं? जब मैं सीक्वेंस के अंदर, क्योंकि सीक्वेंस के अंदर ऑर्डरिंग है एक a1 a2 a3 a4 a5 इस तरह से, मैं सीक्वेंस के ये जो सफिक्स लगे हुए हैं ना, a1 a2 a3 a4, इन सफिक्स के को किसी भी तरह से उठाऊं, बट ये असेंडिंग ऑर्डर में आने चाहिए। जैसे अगर मैंने जैसे ये लिखा a2 a5 a7 a9 एंड सो ऑन, इस तरह से, तो ये एक सब सीक्वेंस बन जाएगी हमारे गिवन सीक्वेंस की। ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, राइट। ये सब सीक्वेंस नहीं बनेगा अगर मैं लिखूँ a5 a7 फिर लिख दिया a4 फिर a3 एंड सो ऑन, तो ये सब सीक्वेंस नहीं बनेगी। ये सब सीक्वेंस हो गए। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड ऑसिलेशन ऑफ सीक्वेंस। कन्वर्जेंस तो इन डेप्थ हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। कन्वर्जेंस का मतलब ऐसे क्या होता है? जब हमारे सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं वो किसी एक पॉइंट के पास जा कर के एक्यूमुलेट होते नज़र आए, एक ही पॉइंट के पास, ठीक है। अल्टीमेटली सीक्वेंस के टर्म्स कहीं एक अप्रोच करते हुए नज़र आए, किसी एक पॉइंट पर अप्रोच करते हुए नज़र आए, तो हम कहेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जिंग है। डाइवर्जिंग अगर ऐसा नहीं होता तो उसको हम डाइवर्जेंट कहते हैं। डाइवर्जेंट 2 तरह के हो सकते हैं, मतलब सीक्वेंस की टर्म्स या तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो हम कहेंगे सीक्वेंस कैसी है, डाइवर्जेंट है। ऑसिलेशन का मतलब होता है सीक्वेंस की टर्म्स है ना, एक से ज़्यादा जगह इकट्ठी हो रही है,
जब कन्वर्जेंस होती है तो एक पॉइंट पर सीक्वेंस की टर्म हमें अप्रोच करती हुई नज़र आती है, बट जब ऑसिलेशन होता है तो एक से ज़्यादा पॉइंट पर वो हमें लगता है कि सीक्वेंस की टर्म्स जो है वो एक से ज़्यादा पॉइंट पर एक्यूमुलेट हो रही है। ऐसी सिचुएशन में कहते हैं सीक्वेंस कैसी है, ऑसिलेटरी है। अब सीरीज़ पर आ जाते हैं। सीरीज़ मैंने आपको बता दिया समेशन UN से डिनोट करेंगे, UN है ना। सम होता है ये सीक्वेंस की टर्म्स का, U1 U2 U3। सीरीज़ से रिलेटेड जो टर्म है इम्पॉर्टेंट वो है SOPS। SOPS क्या है? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, जिसे हम SN से डिनोट कर सकते हैं, SN, ठीक है। और ये क्या होगा, SN में जो फर्स्ट टर्म होगी वो हमारे सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होगी, जो सेकंड टर्म होगी वो हमारे सीक्वेंस में फर्स्ट 2 टर्म्स का सम होगा, ठीक है। ये देखो, मतलब जिस दिन आज ही सब कुछ होना है, मेरा लैपटॉप भी आज ही थोड़ा लैग कर रहा है मुझे लगता है, इतना तो आप लोग चला लोगे, इतनी मुझे उम्मीद है। तो इस तरह से ये जो SN हमने बनाया विद द हेल्प ऑफ द सीरीज़ समेशन UN, इसको हम कहेंगे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। क्योंकि ये सीक्वेंस है तो सीक्वेंस की जितनी टर्म्स है वो इधर एसोसिएट हो जाएंगी, राइट, सारी की सारी। अदर टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू सीरीज़ आर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट। यहीं पर देख लेते हैं। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब है व्हेन दी एब्सोल्यूट जो सीरीज़ है ना वो भी कन्वर्ज कर जाए। जब हम मॉड लगा दें, यहाँ पर मॉड लगा दें और वो भी कन्वर्ज करे तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। कंडीशनली कन्वर्जेंट, जब मेरी सीरीज़ तो कन्वर्ज कर रही है बट एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसकी वो कन्वर्ज नहीं कर रही एक्सक्यूज़ मी, तो हम कहेंगे उसको कंडीशनली कन्वर्जेंट, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से, कन्वर्जेंस। किसकी कन्वर्जेंस देख रहे हैं हम यहाँ पर? सीक्वेंस और सीरीज़ दोनों की इकट्ठी देख ले रहे हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मैंने आपको बता दिया, जब सीक्वेंस में क्या होता है, जब सीक्वेंस हमारी सीक्वेंस के पॉइंट किसी एक पॉइंट की तरफ मुझे आते हुए दिख रहे हैं या अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं तो उस पॉइंट को हम लिमिट कहते हैं। ये वाला पॉइंट लिमिट कहा जाएगा और हम कहेंगे सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। पहली तो एप्सिलॉन की डेफिनेशन जो है, जो बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट n सच दैट, ऐसे लिख सकते हो आप, an - l इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, है ना। इस स्टेटमेंट का ही मतलब यही होता है कि जो हमारे सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो किसी m के बाद l के बहुत नज़दीक आ रही है, ठीक है। अगर आपको कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में कोई भी दिक्कत है या किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है, ऐसे एक फुल फ्लेज कोर्स बना हुआ है बाय द नेम ऑफ रियल एनालिसिस, वहाँ जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी एप्सिलॉन डेफिनेशन। इसके बाद 2 तरीका और है कन्वर्जेंस प्रूफ करने का। एक तो आप दिखाओ कि आपका सीक्वेंस बाउंडेड है, साथ में उसके पास एक ही लिमिट पॉइंट है, तो ये शो करेगा कि हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। याद रखना, ज़्यादातर देखो एप्सिलॉन डेफिनेशन हम एग्ज़ाम में कभी भी नहीं यूज़ करते हैं, हम ये दोनों ही डेफिनेशन ज़्यादातर पकड़ते हैं। तो अगर सीक्वेंस को बाउंडेड होना चाहिए, साथ में लिमिट पॉइंट यूनिक होनी चाहिए, तब वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। दूसरा तरीका क्या है, लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपीरियर दोनों इक्वल होने चाहिए तो कन्वर्जेंट है, और जो ये लिमिट आएगी वही हमारी लिमिट होगी ना। लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपीरियर क्या है यहाँ पर बता देती हूँ मैं। ये लिमिट इन्फीरियर इस तरह से डिनोट करते हैं और लिमिट सुपीरियर इस तरह से लिखते हैं ना। लिमिट इन्फीरियर जो होता है वो होता है सुप्रीमम ऑफ इन्फीमम ऑफ, ये जो मैंने विद द हेल्प ऑफ माय सीक्वेंस इस तरह से जो मैंने बनाया है सीक्वेंस ये। और लिमिट सुप्रीमम क्या होता है, वो होता है इन्फीमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ द सेम सेट, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार काम है वैसे, अगर आप कभी लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपीरियर निकालने बैठो ना, बड़ा मज़ा आता है ये करने में तो ये लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर जिस समय इक्वल हो जाएंगे तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है हमारे सीक्वेंस की और सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। फॉर अ सीरीज़ टू कन्वर्ज इट्स SOPS हैज़ टू बी कन्वर्जेंट। मतलब सीरीज़ की जो कन्वर्जेंस होती है वो हम सीरीज़ से चेक नहीं करते हैं, हम उसकी SOPS से चेक करते हैं। अगर SOPS कन्वर्जेंट है तो सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी, राइट। चलिए अब आ जाते हैं सम रिजल्ट्स रिलेटेड टू सीक्वेंसेस। सबसे पहला, कन्वर्जेंट इम्प्लाइज बाउंडेड। अगर आपकी अभी आपने देखा था बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट इम्प्लाइज कन्वर्जेंट, ऑपोजिट जो इम्प्लीकेशन है वो है कन्वर्जेंट जो होगा तो वो इम्प्लाई करेगा कि वो बाउंडेड है सीक्वेंस, ठीक है।
मोर देन वन लिमिट पॉइंट, अगर एक लिमिट पॉइंट से ज़्यादा लिमिट पॉइंट है तो नॉन कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है, आपको देखना पड़ेगा। बाउंडेड सीक्वेंस इम्प्लाइज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, ये तो हमारे बोल्जानो-वेस्ट्रास की थ्योरम है फॉर सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो ज़रूर मिलेगा। लिमिट सुपीरियर जो होता है ना, वो लिमिट इन्फीरियर से हमेशा बड़ा होता है, कुछ भी हो जाए, है ना। और सीक्वेंस की टर्म्स की जो सुप्रीमम है उससे छोटा होगा। और यही चीज़ हम लिमिट इन्फीरियर के लिए भी कह सकते हैं कि लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपीरियर से तो हमेशा छोटा होगा, बट सीक्वेंस के टर्म्स के इन्फीमम से बड़ा होगा, है ना। तो इसका एक आप अच्छे से वो बना सकते हो, इक्वेशन बना सकते हो, लेस देन इक्वल टू वाला एक्सप्रेशन, एक दो बार एग्जाम में पूछा भी है। बाउंडेड सीक्वेंस हैव फाइनाइट लिमिट सुप्रीमम एंड लिमिट इन्फीमम। बाउंडेड सीक्वेंस जो होंगे उनके अगर सीक्वेंस बाउंडेड है ना, तो लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर फाइनाइट हो जाएंगे, इनफाइनाइट होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। देन दिस इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटॉनिक सीक्वेंस। हाँ, मोनोटॉनिक सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर सीक्वेंस मोनोटॉनिक है, या तो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी। अगर इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब नीचे तो मुझे एक बाउंड मिल रहा है, ऊपर से भी बाउंडेड हो जाए तो कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग है तो ऊपर का बाउंड मुझे मिल रहा है, नीचे भी अगर बाउंड मिल जाए मुझे तो कन्वर्जेंट होगी। तो बाउंडेड होनी चाहिए एक मोनोटॉनिक सीक्वेंस, अगर बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट है। पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस जो होगी, अगर सीक्वेंस की सारी टर्म्स पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली उसका लिमिट भी एक पॉजिटिव टर्म होगा। तो ये हो गई कुछ बातें रिगार्डिंग सीक्वेंस से। अब आ जाते हैं टेस्ट रिलेटेड टू सीक्वेंस, जो हमारे प्रैक्टिकली एक्चुअली में जो काम आते हैं वो। पहला है सैंडविच थ्योरम। आपको पता होगा सैंडविच थ्योरम में हम क्या करते हैं, मेरे पास 3 सीक्वेंस हैं इस तरह से, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि जो एक्सट्रीम में जो दोनों लिखे हुए हैं ना सीक्वेंसेस, उनकी लिमिट सेम है, तो हमारे पास इम्प्लीकेशन क्या जाता है, बीच वाली की लिमिट भी इनके इक्वल आ जाएगी, राइट। देन है कॉशीज़ फर्स्ट थ्योरम। कॉशी की फर्स्ट थ्योरम कहती है अगर मेरे पास ये लिखा है कि लिमिट किसी भी सीक्वेंस का लिमिट गिवन है L, तो ये इम्प्लाई करेगा कि ये जो हमने कह सकते हैं फर्स्ट n टर्म्स, जो n टर्म्स का सम निकाल करके n से डिवाइड कर दिया, यानी एवरेज कह सकते हैं, इसकी लिमिट भी कितनी होगी, L होगी, राइट। कॉशी सेकेंड थ्योरम। सेकेंड थ्योरम कॉशी की क्या कह रही है, ये कहती है कि अगर मेरा जो ये है ना, अगर मैंने पॉजिटिव टर्म लिया, यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि ये पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस होनी चाहिए। पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस में जो ये लिमिट होती है ना an+1 अपॉन an, ये इक्वल होगी किससे, लिमिट an रेज टू द पावर 1/n के। अगर तो ये लिमिट एग्जिस्ट करे तो, है ना। थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। सेकेंड थ्योरम कह रही है, सबसे पहले आप ये लिमिट देखो, पहले देखो पॉजिटिव टर्म है या नहीं, है ना, पॉजिटिव टर्म्स। तो an+1 अपॉन an का लिमिट निकालो, अगर एग्जिस्ट कर गई तो ये लिमिट और ये लिमिट दोनों इक्वल हो जाएंगी, ठीक। सिज़ेरोस क्या कह रही है हमें, सिज़ेरो में 2 तरह के वो होते हैं, 2 सीक्वेंस को लेकर के चलेंगे, एक है an सपोज और एक है bn। an a पे कन्वर्ज कर रहा है, bn से b पे कन्वर्ज कर रहा है, तो ये जो सीक्वेंस बनेगी ना a1 bn प्लस ऐसे करके लेके चलो आप लास्ट में an b1 डिवाइडेड बाय n, ये भी कहाँ, ये अप्रोच कहाँ करेगी, a.b पे, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक में ये सारे थ्योरम लिखे हुए हैं, बस आप एक बार देख लो क्या कैसे। nth रूट टेस्ट इसको कहते हैं, ये मैंने अपने तरफ से ना नाम रख दिया है nth रूट टेस्ट, यहाँ लिखने में ताकि आसानी हो। ये जो है ये हमें क्या कह रही है कि अगर an अप्रोच करता है L की तरफ, ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है ना an रेज टू द पावर 1/n, ये भी L की तरफ जाएगा। बेसिकली कॉशीज़ फर्स्ट थ्योरम जो है वो अरिथमेटिक मीन के लिए थ्योरम है, और ये जो है nth रूट टेस्ट ये ज्योमेट्रिक मीन के लिए है। रेशो टेस्ट में हम क्या करेंगे, अगेन ये रेशो फाइंड आउट करेंगे कहाँ अप्रोच कर रही है, an+1 अपॉन an, ये अगर अप्रोच कर रही है मेरे L पर, है ना। अब L के साथ हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, या तो L की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम होगी, उस केस में तो मेरा an जो है वो 0 की तरफ चला जाएगा, और अगर L ग्रेटर देन 1 होगा तो an डाइवर्जेंट होगा टू
प्लस इन्फिनिटी। तो ये रेशो टेस्ट, कॉशीज़ जनरल प्रिंसिपल आपको पता है, बहुत ईजी है वही। फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव मतलब बेसिकली कॉशी क्या कर रहे हैं ना, जो हमारे सीक्वेंस की टर्म्स हैं एक्सक्यूज़ मी, सीक्वेंस की टर्म्स का आपस में डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर तो ये डिस्टेंस छोटा होता चला जा रहा है तो हम कहेंगे सीक्वेंस कॉशी है एंड हेंस कन्वर्जेंट। ठीक है, ये आप देख लेना, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होती है, बट बेसिक आइडिया कॉशी का ये था कि अगर सीक्वेंस की टर्म्स एक दूसरे से बहुत क्लोज होती जा रही है विद टाइम, तो इसका मतलब सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट है, कॉशी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, जाते हैं रिजल्ट्स रिलेटेड टू सीरीज। सीरीज से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। पहला, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज़। अगर सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो जो सीरीज़ का ये जो nth टर्म है ये अप्रोच कहाँ करेगा, 0 पर करेगा। ठीक है, बड़ा थोड़ा मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इसको नहीं कह सकते, इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन नहीं है, ये इफ़ वाली कंडीशन है। अगर कन्वर्जेंट है तो लिमिट 0 पर जाएगी। ठीक है, तो नेसेसरी सफिशिएंट नहीं है ये कंडीशन। अगर मैंने सीरीज़ के हर टर्म को किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, सीरीज़ मान लो आपकी कन्वर्जेंट थी, कन्वर्जेंट सीरीज़ को के हर टर्म को मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिक्स नंबर से, तो जो उसका, जैसे लिख ही देती हूँ, UN इज़ कन्वर्जिंग टू U, तो अगर मैंने C से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये CU पर जाएगा। बोलने का मतलब ये है मल्टीप्लिकेशन से इसका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। ऑल्टरेशन कर लो आप, एडिशन कर लो या ओमिशन कर लो, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का, तो कैरेक्टर चेंज नहीं होगा सीरीज़ का। ये यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अगेन वही कॉशीज क्राइटेरिया, ये SOPS पर कॉशीज क्राइटेरिया अभी जो हम पढ़कर आए हैं वो लगाओगे आप, तो वो सेम चीज़ है, कॉशीज क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़। अगर कोई सीरीज़ कॉशी है या उसकी SOPS कॉशीज क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है तो हम कहेंगे वो सीरीज़ कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो ये हो गई हमारी कुछ रिजल्ट्स हो गई है रिलेटेड टू सीरीज़। यहाँ आ जाते हैं टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हैं और आपको सारे याद रखने हैं। पहला टेस्ट है प्रिंगजाइम्स टेस्ट। प्रिंगजाइम टेस्ट कह रहा है कि अगर कन्वर्जेंट है, देखो ये यहाँ पर पता करना बहुत ज़रूरी है, कौन सा टेस्ट है जो ये इम्प्लाई कर रहा है कन्वर्जेंट है, और कौन सा टेस्ट है जो कन्वर्जेंस अपने लिए कंडीशन लेके चल रहा है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टेस्ट है ना, इसमें कन्वर्जेंस कंडीशन है अपने लिए, इम्प्लाई कुछ और कर रहा है। इसके बाद के जितने रिजल्ट्स हैं ये सारे हमें बता रहे हैं कि कन्वर्जेंट कब करेंगे। तो अगर मेरा सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो मैंने अभी देखा था ना कि UN जो लास्ट nth टर्म है वो अप्रोच करती है 0 को। ये जनाब कह रहे हैं, प्रिंगजाइम्स कह रहे हैं कि NUN जो है ये भी 0 पर अप्रोच करनी चाहिए। ठीक, तो डिस्कार्ड करने में ऐसी वाली थ्योरम यूज़ होती है। मान लो कहीं nth टर्म 0 पर नहीं जा रही तो आप डायरेक्ट कह सकते हो सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं है। चलो nth टर्म जा रही है बट NUN जो टर्म है वो नहीं जा रही, तो आप कह लोगे कि नहीं, ये जो हमारा सीरीज़ है ये कैसी है, कन्वर्जेंट नहीं है। अब आ जाओ टेस्ट पर एक के बाद एक। टेस्ट करने से पहले एक अच्छी चीज़ आपको मैं बता देती हूँ जिसको मैं कहती हूँ राधिका आप्टे, समेशन 1/n⁻p कन्वर्ज करेगी व्हेन p इज़ ग्रेटर देन 1, है ना, कन्वर्ज करती है, p लेस देन इक्वल टू 1 पर डाइवर्ज करती है। सारा सीरीज़ के जितने क्वेश्चन होते हैं ना मोस्टली इसके एग्जाम्पल से ही हो जाते हैं, इस एक एग्जाम्पल से, है ना, तो ये याद रखना। कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट जो तरीका है, मैंने सीरीज़ की टर्म्स कंपेयर कर ली ऐसे, है ना, मुझे पता चल गया ये दो सीरीज़ जो हैं वो इस तरह से कंपेयर करी जा सकती हैं। अगर तो इसका रिज़ल्ट क्या है, अगर ये बड़ा वाला कन्वर्ज करेगा तो छोटा वाला कन्वर्ज करेगा, अगर छोटा वाला डाइवर्ज करेगा तो बड़ा वाला डाइवर्ज करेगा। तो फर्स्ट टेस्ट तो ये हो गया। लिमिट फॉर्म इसी का ही UN/VN लिख करके देख लेते हैं, है ना। अगर ये कन्वर्ज कर जाता है किसी L पर, नॉन ज़ीरो होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, नॉन ज़ीरो फाइनाइट L पर ये कन्वर्ज कर जाता है तो दोनों एक जैसा बिहेव शो करेंगी, मतलब दोनों एक साथ कन्वर्ज करेंगी, दोनों एक साथ डाइवर्ज करेंगी। कंपैरिजन टेस्ट सेकेंड फॉर्म, इससे मेरा मन नहीं भरा, UN<VN, मैंने क्या किया, इसको कंपेयर किया, UN/UN+1 और ये कुछ इस तरह से निकल के आ गया VN/VN+1। ठीक है, यहाँ पर भी सेम कहानी, अगर जैसे यहाँ क्या हुआ था, बड़ा वाला कन्वर्ज कर रहा था तो छोटा वाला कन्वर्ज कर रहा था ना, यहाँ उल्टा हो जाएगा, छोटा कन्वर्ज करेगा तो बड़ा कन्वर्ज करेगा, बड़ा डाइवर्ज करेगा तो छोटा डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो हमारे फर्स्ट टेस्ट से ही हो जाते हैं, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बट स्टिल आप याद रख सकते हो। रूट टेस्ट, रूट टेस्ट में ऑब्वियस सी बात है, हम रूट की किसी रूट की बात कर रहे हैं
किसकी बात कर रहे हैं, रूट की, इसका लिमिट निकाल रहे हैं, un रेज टू द पावर 1/n। अगर ये l पर कन्वर्ज कर रहा है तो हमारे पास 3 केसेस बन जाएंगे, या तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा, या इक्वल टू 1 आएगा, या लेस देन 1 आएगा। अगर l ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट, लेस देन से शुरू करते हैं, लेस देन 1 कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 टेस्ट फेल, है ना। तो ये इधर डी-एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट, रेशो टेस्ट में हमने ये वाला रेशो निकालना है, un+1/un। आप उल्टा वाला रेशो भी निकाल सकते हो, आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा बस। अगेन l पे कन्वर्ट कर रहा है, l के लिए तीनों सिचुएशन सेम, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1। लेस देन 1 पे कन्वर्ज करेगा, ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्ज करेगा, इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा। राबीज़ टेस्ट बहुत कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर ही हमारा काम हो जाता है। राबीज़ टेस्ट और लॉग टेस्ट जो होते हैं ना, वो बहुत रेयर यूज़ करते हैं एग्ज़ाम में, बट ठीक है, हमें देखने में कोई बुराई नहीं है। राबीज़ टेस्ट का जो टर्म है जो हमें चेक करना है ना, वो इस तरह से लिखा होता है, n × un/un+1 -1, ऐसे लिखा होता है। और ये मुझे चेक करना होता है l, है ना, ये जा रहा है l पर। अगेन ये याद रखो, क्योंकि रेशो टेस्ट में जो रेशो लिया था उसका उल्टा लिख लिया इधर, तो इधर l के ऊपर उल्टी कंडीशंस हो जाएंगी। लेस देन 1 पर डाइवर्ज करेगा, ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्ज करेगा, है ना। ये लॉग टेस्ट, लॉग टेस्ट में जो एंटिटी हमें यूज़ करनी है वो है n log ऑफ un/un+1, और इसमें भी सेम कंडीशंस हो जाएंगी, ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्ज करेगा, लेस देन 1 पर डाइवर्ज करेगा, इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल हो जाएगा। इंटीग्रल टेस्ट में हम क्या करते हैं, इंटीग्रल टेस्ट में कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देते हैं। इंटीग्रल में ये जो समेशन un है ना, ये हम इंटीग्रेशन ux dx जैसा लिख देते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारा जो ये nth टर्म है ना, इसकी इंटीग्रेशन ईजी है, हो जाएगी, या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या और कोई टेस्ट अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो हम इंटीग्रेट करके देख लेते हैं। अगर इंटीग्रेशन आ गई ठीक ठाक फाइनाइट तो कन्वर्ज करेगा, नहीं तो डाइवर्ज करेगा। ये हो गए पॉजिटिव टर्म्स के लिए, है ना, यहाँ लिखा है पॉजिटिव टर्म्स के लिए। आर्बिट्री टर्म्स हैं अगर सीरीज़ की, तो क्या करेंगे हम, तो हमारे पास 3 टेस्ट है, एबल्स, लिबनीज़ और डिरिक्ले, जिसमें से एबल और डिरिक्ले जो है बहुत कम यूज़ करते हैं हम। लिबनीज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है, लिबनीज़ हम देख लेते हैं। लिबनीज़ की आर्बिट्री टर्म जो है ना, माने प्लस माइनस ऐसे वाली टर्म्स हैं, ठीक है। लिबनीज़ कह रहा है कि ये जो टर्म्स होंगी, कौन सी सीक्वेंस की जो टर्म्स होंगी, आर्बिट्री टर्म मैं इधर लिखना चाहती हूँ, ऐसे लिखा है, मान लो un -u2 + u3 - u4 ऐसे टाइप की। तो लिबनीज़ कह रहे हैं कि अगर ये जो है ना un मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है टर्म्स, ठीक है, टर्म्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और nth टर्म 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो हमारी सीक्वेंस कैसी होगी, हमारी सीरीज़ कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। एबल्स और डिरिक्ले टेस्ट दोनों के लिए मैं कंपैरिजन यहाँ करना चाहती हूँ। लेट मी रब इट फर्स्ट, सारा ही इरेज कर दिया मैंने। ये है एबल्स और ये है डिरिक्ले, है ना। दोनों को कंपेयर मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। एबल ने बोला, मान लो मेरे पास एक सीक्वेंस है या एक फंक्शन है bn, पॉजिटिव टर्म्स हैं जिसके, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है ऑलरेडी, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ना un bn, ये कन्वर्ज करेगा। तो एबल्स के लिए एक रिक्वायरमेंट मुझे ये पता होना चाहिए कि जो भी लिखा हुआ है ना हमारा सीरीज़ जैसी भी बनी हुई है, उसका कुछ पार्ट कन्वर्जेंट हमें ऐसा पता होना चाहिए। डिरिक्ली कह रहे हैं कि सेम चीज़ कह रहे हैं वो भी, कि bn पॉजिटिव हो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो एंड टेंडिंग टू 0 हो, ठीक है। यहाँ इन्होंने ये एक एक्स्ट्रा स्लैब लगा दिया, ऑल्दो पॉजिटिव है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पर भी ऑब्वियस है कि वो 0 पर जाएंगे, बट उन्होंने इसको लिखा नहीं है कि 0 पे जाना है, बट यहाँ उन्होंने लिखा है 0 पर जा रहा है, ठीक है। और un जो है हमारा सीरीज़, ये ऐसा है जिसकी SOPS बाउंडेड है, यानी यहाँ मुझे कन्वर्जेंट है कि नहीं है पता ज़रूरी नहीं है पता रखना, बट SOPS कैसी होनी चाहिए, बाउंडेड। उस केस में दोनों का प्रोडक्ट, कितना गंदा सिग्मा का सिंबल बना है, इनका प्रोडक्ट जो होगा ये होगा कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये एबल्स और डिरिक्ले टेस्ट फॉर आर्बिट्री टर्म सीरीज़। इसके बाद क्या बच गया, पावर सीरीज़। लास्ट टॉपिक पर आ गए हम। आई नो थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो, बट कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो रहा है, बने रहें। पावर सीरीज़ क्या होती है, जब हम इस तरह से लिखते हैं ना, एक ये कांस्टेंट वो है, कांस्टेंट तो नहीं कह सकते, n पर डिपेंड कर रहा है, बट
ए एन एक्स रेस टू द पावर एन टाइप का जो सीरीज़ लिखा है इधर, इसको हम कहेंगे, ये एक्स पर डिपेंडेंट है, एक्स की कुछ वैल्यू होगी उस पर डिपेंडेंट है, इसको हम कहेंगे पावर सीरीज़। ऑल दो पावर सीरीज़ जो है ना वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट है, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है और काम भी वहीं पर ही आता है। लेकिन हमारे रियल में भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं रिलेटेड टू रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो इसके लिए हम इसको यहाँ देख लेते हैं, कोई बुराई नहीं है देख के जाने में, है ना। तो पावर सीरीज़ के साथ 3 टर्म्स आती हैं। नो वेयर कन्वर्जेंट, जब आपने ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, जब आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाला इधर, अगर वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कहीं भी कन्वर्जेंट नहीं है। अगर इनफाइनाइट आ जाता है तो एवरीवेयर कन्वर्जेंट। अगर एक्स के ऊपर डिपेंड करता है तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बन जाता है हमारे पास, जिसको हम लिखते हैं कि एक्स की इस वैल्यू से कम के लिए ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास फार्मूला है 1/r जो है दैट इज़ इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम ऑफ मॉड्यूलस a n raised to the power 1/n, और I can say r is limit mod a n upon a n plus 1, है ना। ये तरीका है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का। अगर आप पीछे जा कर के देखेंगे, अभी हमने जो सीक्वेंस पढ़ी है ये टेस्ट था जहाँ पर ये दोनों इक्वल लिखे हुए थे, है ना, तो थोड़ा देख लेना। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम ऐसे निकालते हैं। एक बार रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकल गई, मान लो वो एक्स की किसी वैल्यू के लिए आ गई, एक्स डैश, है ना, फॉर एक्स इक्वल टू एक्स डैश, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस या ये जो पावर सीरीज़ आ गई ये कन्वर्जेंट आ गई, तो एक्स डैश से नीचे की जितनी वैल्यू होगी ना उसके लिए वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। तो बेसिकली यहाँ पर आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ही देखना है कि कैसे निकालते हैं पावर सीरीज़ में। डन। अब हम आ गए हैं लास्ट लेग पर जहाँ हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया सारा। बहुत जल्दी पढ़ा है हमने, बट जितना भी पढ़ा है वही बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होंगे ना वो उधर से ही बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन थ्योरी के नहीं बनेंगे, क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिकल आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। लिमिट लिखा है यहाँ पर, मुझे निकालना है, आई हैव टू फाइंड आउट द लिमिट, कौन सा, n/k² प्लस n²। यहाँ मैंने समेशन ये लिखना मैं भूल गई हूँ। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें ऐसे लिखा होता है, ये के रन कर रहा होता है ना, के वेरिंग फ्रॉम, कहाँ से वेरी करेगा, के 0 से करना चाहिए आई थिंक, टू n, और ये लिमिट हमें निकालना है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऐसे करके। तो ये देखो ज़रा, ये लिखा है समेशन n/k² प्लस n², इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, समेशन n/n², मैंने n² से नीचे डिवाइड कर दिया, k/n² प्लस 1, ये आ गया मेरे पास 1/n अपॉन k/n² प्लस 1। यहाँ मुझे दिख रहा है कि मैं इसको इंटीग्रल से सॉल्व करूँ तो मुझे इंटीग्रल फटाफट पता चल जाएगा। क्या किया मैंने, k/n को x से रिप्लेस कर दिया, तो 1/n dk जो भी बनेगा वो हमारा dx से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये कर कुरा के मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, dx अपॉन x² प्लस 1, राइट। अब क्योंकि मैंने k/n क्या किया, यहाँ मैंने k/n को रिप्लेस कर दिया है x से, तो k जब इन्फिनिटी है तो ये 0, और k जब n है तो ये 1, ये आ गया। दिस इंटीग्रल इज़ इक्वल टू tan इनवर्स x, आई नो ऑलरेडी, 0 से 1, विच इज़ वॉट, π/4 माइनस 0, तो ये आ गया मेरा π/4 आंसर, है ना। आई होप ये कन्वर्जन यहाँ पर समझ में आ गया हो आपको। मुझे ये देख करके लगा कि हाँ, यहाँ कन्वर्ट करके मैं इंटीग्रेट कर सकती हूँ, मैंने इंटीग्रेट कर दिया। जब हम इंटीग्रेट में कन्वर्जन करते हैं तो लिमिट को भी चेंज कर देते हैं, वो लिमिट को चेंज करके हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक। तो सीधा सा क्वेश्चन था, इंटीग्रल टेस्ट या इंटीग्रल से ही मुझे पता चल गया कि लिमिट क्या आएगी। फिर आ जाते हैं, पूछा इनमें से कौन सा कन्वर्जेंट है। तो ये देखो, ये वाला जो है, इसको फर्स्ट वाला जो है वो लिखा है n² अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n, ये हमारी nth टर्म है। इसका मैं अगर रूट टेस्ट निकाल रही हूँ ना, इसको मैं अगर पावर 1/n लिख दूँ तो ये क्या आ जाएगा, n रेज़ टू द पावर 2/n डिवाइडेड बाई 2। मुझे पता है n रेज़ टू द पावर 1/n कहाँ जाता है, 1 की तरफ जाता है, तो ये 1/2 आ गया, है ना। 1/2 इज़ लेस देन 1, यानी ये कन्वर्जेंट है। कौन सा टेस्ट लगाया मैंने, रूट टेस्ट लगाया, कॉशीज़ रूट टेस्ट। सेकेंड वाला जो है वो लिखा हुआ है, वो उल्टा लिखा हुआ है इसका, वो लिखा है 2n अपॉन n²। सेम टेस्ट लगाएंगे तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, पावर 1/n लिखेंगे तो 2 पर कन्वर्ज करेगा, विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये कन्वर्जेंट तो नहीं है। थर्ड वाला देखो,
1/n log n, अगेन ये मुझे दिख रहा है कि मैं उससे करूँ ना, इंटीग्रल से करूँ तो ज़्यादा इजीली हो जाएगा। 1/n log n dn, मैंने n 1/log n को x से रिप्लेस कर दिया, तो ये कैसा आ जाएगा, 1/log n को किसे नहीं, log n को सिर्फ x से रिप्लेस कर दिया, तो ये आ जाएगा 1/x dx, जो भी इंटीग्रल रहेगा, लिमिट रहेगी। और ये मुझे पता है ये कन्वर्ज नहीं करेगा, log आ जाएगा ना इधर, और इसका ये क्या रहेगा, लिमिट क्या है इधर, 2 से इन्फिनिटी की तरफ है। सो जब मैंने log n को लिखा कितना, x लिखा, n को 2 लिखा, तो ये log 2 से लेकर के और इन्फिनिटी पर जा रहा है ना, और ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, तो ये नहीं है कन्वर्जेंट। यहाँ देखो अब इधर ना तो मैं ये लगा पा रही हूँ, मतलब इंटीग्रल आप लगा सकते हो अगर आपकी इच्छा, नहीं लगा सकते यार, 1 + 1/n है। हाँ, तो इसमें क्या करोगे ना आप, ऐसे वाले क्वेश्चन में याद रखना e⁻x log x sin x और cos x, एटलीस्ट इनका जो एक्सपेंशन होता है ना वो आपको याद रहे, इन चारों का। तो जब कोई क्वेश्चन किसी भी तरह से नहीं हो रहा ना, तो एक बार एक्सपेंशन लगा के देख लो, वहाँ से ज़रूर हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, n 1/n, फिर क्या आएगा, -1/2n² प्लस 1/3n³, इस तरह से आता जाएगा। जब ये n में अंदर लेके चली जाऊँगी तो पहला टर्म 1 होगा, बाकी सारी टर्म में n डिनोमिनेटर में होगा, लिमिट लगाऊंगी तो 1 आ जाएगा, यानी ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखना एग्ज़ाम से पहले, sin x cos x log x और e⁻x, इनके जो एक्सपेंशन है वो रट के जाना। जब कहीं कुछ भी नहीं तुम्हें समझ में आएगा ना, तो यही तुम्हारी हेल्प करेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि an bn मोनोटॉनिक सीक्वेंस है दो, ठीक है, जिनको इस तरह से लिखा ना, ये an है, bn है, an bn, और ये सीरीज़ है समेशन an bn, ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है। तो आपको बताना है कि an और bn कैसा बिहेव करेंगे। तो मुझे क्या चाहिए, मोनोटॉनिक सीक्वेंस चाहिए सच दैट ये सीरीज़ कन्वर्ज करे। मुझे अभी मैंने आपको बताया था कि 1/n जो p होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने 1/n² कंसिडर कर लिया इसको, ये जो है ना इसको। तो मेरा an कैसा बन गया, 1/n मोनोटॉनिक, bn 1/n मोनोटॉनिक। वो अलग बात है कि दोनों कन्वर्ज भी कर रहे हैं, बट क्या ये जो सीरीज़ के फॉर्म में ये कन्वर्ज करते हैं, नहीं। समेशन 1/n नहीं करता ना कन्वर्ज, 1/n p कब कन्वर्ज करता है, व्हेन p इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये गलत हो गया। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ कन्वर्जेंट, मेरा तो दोनों ही कन्वर्ज नहीं कर रहा ना, तो ये गलत है। ठीक, बाउंडेड है, यहाँ तो बाउंडेड है, सीक्वेंस एज अ सीक्वेंस ये जो है ये बाउंडेड है, बट इसी के लिए अगर मैंने an कंसिडर कर लिया होता n और bn कंसिडर कर लिया होता 1/n³, दोनों मोनोटॉनिक है, दोनों का प्रोडक्ट 1/n² कन्वर्जेंट है, लेकिन ये बाउंडेड नहीं है, ये बाउंडेड है, तो दोनों तो बाउंडेड नहीं है, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, वो होगा फोर्थ, एक कम से कम बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम ऐसे वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ से मुझे क्या ज्ञान मिला कि काउंटर एग्जाम्पल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पास एक पूरा का पूरा बैग होना चाहिए काउंटर एग्जाम्पल का, कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है वहाँ फटाक से एक काउंटर एग्जाम्पल निकला आपके बैग में से। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। xn कन्वर्जेंट है सीक्वेंस, yn बाउंडेड है, तो मैं xn को कंसिडर कर लेती हूँ सपोज 1/n, और yn को बाउंडेड है ना, तो एक एग्जाम्पल है मेरे पास ये -1n जो कि बाउंडेड है बट कन्वर्जेंट नहीं है, तो बाउंडेड का इनका सम कैसे लिखूँगी, 1/n प्लस -1n, यानी ये जो फर्दर आई कैन राइट दिस एज 1/n -1, 1/n ऑड इवन के लिए +1, इस तरह से। क्या ये कन्वर्जेंट है, दिख रहा है मुझे, नहीं है कन्वर्जेंट, क्योंकि दो लिमिट पॉइंट मिलेंगे -1 और +1, राइट। बाउंडेड है, हाँ बाउंडेड दिख रहा है मुझे कि बाउंडेड है ना, -2 + 2 के बीच में रहेगा, तो बाउंडेड तो है। हैज़ नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, आप यही वाला ये सीक्वेंस है आपकी ओरिजिनल, इसका ये सब सीक्वेंस कंसिडर कर लो जहाँ सिर्फ ऑड टर्म्स लिख रहे हैं हम, ये कन्वर्ज कर रही है -1 की तरफ, ये कन्वर्ज कर रही है +1 की तरफ, तो ये गलत हो गया। हैज़ नो बाउंडेड सब सीक्वेंस, नहीं यार दिख रही है मुझे बाउंडेड सब सीक्वेंस है, तो एक सही होगा इसमें आंसर, विच इज़ बाउंडेड, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास दो क्वेश्चन लास्ट के, यहाँ लिखा है ये A1 लिखा है,
एन सीक्वेंस है सच दैट A1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और फिर ये फॉलो कर रहे हैं ट्रेंड, तो हमें बताना है। देखो अगर मैं ये इक्वल टू का साइन देख करके A1 को 1 ही लिख दूँ ना, तो A2 2, A3 3 एंड सो ऑन बन जाएगा, यानी AN जो बना वो मेरा N बन गया। अब बस आपके पास ये आ गया, ये देखो आप, समेशन 1/n² डाइवर्ज करता है क्या? नहीं। AN बाउंडेड है क्या? नहीं। सीक्वेंस 1/an² कन्वर्ज करता है क्या? हाँ। 1/an कन्वर्ज करेगा क्या? समेशन 1/n कन्वर्ज करता है क्या? नहीं। तो देखा, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, जरा सा एक्स्ट्रा स्मार्ट वाला दिमाग, तो आपका क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समेशन a⁻⁴ log n कब कन्वर्ज करेगा? जब a कहाँ पर बिलोंग करे, ये रहा a हमारा, है ना। तो देखो 0 पर इक्वालिटी तो गिवन नहीं है, तो मुझे 0 पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। e जो होती है वो 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होती है, 2.73 समथिंग। तो मतलब ये कह रहे हैं 0 से 2 के बीच में, है ना। तो 0 से 2 के बीच में एक नंबर निकाल लो, सपोज 1। तो 1 के केस में क्या हो रहा है इधर? 1⁻⁴ log n समेशन 1 विच इज़ डाइवर्जेंट नॉट कन्वर्जेंट। तो जहाँ जहाँ 1 आ रहा है वो तो कन्वर्ज नहीं करेंगे, तो हो गया, है ना। और ये भी गलत हो गया। लास्ट में क्या है? टैबलेट को कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मैं देखो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में 1/e लिखा हुआ है। अब a को 1/e से रिप्लेस करके देखो, है ना। यहाँ तो 1 नहीं आएगा, 0 से 1/e के बीच में 1 तो नहीं आएगा, 1/2.7 पर ही रुक गए हैं हम यहाँ पर, है ना। तो 1/e चेक करके देखो, जो यहाँ पर इक्वलिटी का साइन लिखा हुआ, अगर मैं यहाँ 1/e लिख देती हूँ तो ये 1/n के इक्वल आ जाएगा और वो कन्वर्जेंट नहीं करेगा। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, इसीलिए मेरा जो ये थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पर आपने क्या किया? a को 1/e से रिप्लेस किया, 1/e से रिप्लेस किया तो आपको क्या मिल गया? 1/n मिल गया, ठीक है। 1/n मिल गया तो कन्वर्जेंट नहीं होगा, तो ये भी गलत है ऑप्शन, ठीक है। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको समझ आया हो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी रिवीजन हो गई हो अच्छे से। सारे जो मतलब एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, रियल एनालिसिस के, बहुत अच्छे से, बहुत इन डेप्थ छोटे छोटे वीडियोस हैं। आप अपने टॉपिक वाइज उठा करके उनको देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।